अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। हफ्ते का हमारा पहला शो है तो बहुत सी खबरों को अपने शो का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बाद कैरेबियंस इंग्लैंड के लिए ड्रॉना ख्वाब बन गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वूस्टर में 2 रोज़ा इंटर स्क्वाड टूर्नामेंट जो है उसमें ड्रॉ हो गया है वो मैच, और बहुत अच्छे नताइज देखने को मिले। बॉलिंग में भी बैटिंग में भी उसको शो का हिस्सा बनाएंगे। इंजमाम उल हक ने मिसबाह उल हक को क्या मशवरा दिया है ये भी आपसे शेयर करेंगे। दूसरी जानिब यूनुस खान ने कौन सा वो प्लेयर है जिसको एतमाद दिया और उसने अपने डेब्यू में ही पहले डेब्यू में सेंचुरी स्कोर की थी, इस पर भी बात करेंगे। और वहाब रियाज मोहम्मद आमिर के कोच जो हैं वो टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गए हैं। इन तमाम तर खबरों को अपने शो में आज डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। वेस्ट इंडीज की इंग्लैंड के खिलाफ यादगार फतह। साउथहैम्पटन टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने होम टीम इंग्लैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बोस्टर में कौमी टीम का 2 रोजा इंट्रा स्क्वाड मैच ड्रॉ हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी स्क्वाड करंतना की 14 रोजा मुद्दत मुकम्मल करने के बाद डर्बी शायर पहुंच गई। मिसबाह उल हक को चीफ सेलेक्टर या हेड कोच में से एक ओहदा छोड़ देना चाहिए, इंजमाम उल हक का मिसबाह उल हक को मशवरा। टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हूं। दौरे इंग्लैंड चैलेंज के लिए नेट में सख्त मेहनत की है। वहाब रियाज 12 साल बाद सेंचुरी बनाने के बाद फवाद आलम ने कहा है कि यूनुस खान के एतमाद की वजह से ही डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी बनाने में कामयाब हुआ हूं। उमर अकमल की अपील पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। गैर जानिबदार जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर ने केस की समाअत की। क्रिकेट बोर्ड में काली भेड़ें बैठी हैं जो मेरे मामले को मजीद खराब कर रही हैं। चेयरमैन पीसीबी इंक्वायरी करके मामला खराब करने वाले लोगों को सामने लाएं, सलीम मलिक का मौक़िफ़। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 की टिकट्स के पैसों की वापसी का आगाज हो गया। मुल्क भर में कोरियर कंपनी की 27 ब्रांचेस पर टिकट्स वापस की जा सकती हैं। साबिक कप्तान सलमान बट, वहाब रियाज, एजाज चीमा के कोच इमरान खटक टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गए। दौरा ऑस्ट्रेलिया में 2 हफ्ते खिलाड़ियों को कमरों तक महदूद रखने के हक में नहीं हूं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड सदर सौरव गंगोली। खेलों की आलमी सालिसी अदालत ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी पर आए 2 साला पाबंदी खत्म कर दी, जबकि बरतानवी क्लब पर आए यूएफए चैंपियंस लीग का जुर्माना भी कम कर दिया गया है। इंटरनेशनल ब्लेड एंड स्नॉकर फेडरेशन की टेली कॉन्फ्रेंस कतर इस साल नवंबर-दिसंबर में कई इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी करेगा। एशियन कन्फेडरेशन ब्लेड एंड स्पोर्ट्स के सीनियर नायब सदर आलमगीर शेख ने भी टेली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन का इजलास, अहम फैसले कर लिए गए। पंजाब बास्केटबॉल फेडरेशन के वुमेन विंग का क़याम, जबकि फौजिया सईद सलमा को चेयरपर्सन का ओहदा दे दिया गया। वुमेन विंग के ज़ेर एहतमाम पहला मैच जश्न आज़ादी के मौके पर करवाया जाएगा। जी हाँ, टॉप स्टोरीज आपने देखी और हफ्ते का हमारा पहला शो है। जिस तरह मैंने आपको टॉप स्टोरी से पहले ही बताया, तो कोशिश करेंगे तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर मौज़ूआत को अपने शो में डिस्कस करें। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन बॉलर, टेस्ट क्रिकेट भी खेले हैं, वनडे में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ की। रऊफ़, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू। रऊफ़, क्रिकेट बहाल हो गई, हमने देखा सीरीज़ का आगाज़ हुआ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। क्या सीरीज़ हुई, क्या पहला मैच हुआ। मतलब कोरोना के बाद लोग चाह रहे थे कि इस किस्म की क्रिकेट देखने को मिले। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले उसी सीरीज़ के हवाले से जानना चाहूँ, उसी मैच के हवाले से पूछना चाहूँ, तो कैसा देखा आपने पहला मैच? सबसे पहले तो ये जितनी भी पूरी क्रिकेट कम्युनिटी है पूरी वर्ल्ड की, और जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं, उनके लिए डेफिनेट बहुत ही खुशी की बात है कि दोबारा क्रिकेट की सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं और उनको अपने जो सुपरस्टार हैं उनको दोबारा एक्शन में देखने को मिले हैं। और स्पेशली फिर बगैर क्राउड के थोड़ा सा लग रहा था कि एक मुश्किल होगा प्लेयर्स के लिए, मगर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। और बिल्कुल भी जिस तरीके से जो पहला टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का, इससे बिल्कुल क्राउड की कमी महसूस हुई, मगर एक जो टेस्ट क्रिकेट की अपनी एक ब्यूटी होती है वो भी बहुत लोगों ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया और बड़ा एक अच्छा टेस्ट मैच हुआ। और स्पेशली जो एक्सपेक्टेशन थी और लोगों की जो सिम्पथीज थी वो वेस्ट इंडीज की टीम के साथ थी, और उनकी सिम्पथीज भी पूरी हुई। वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच जीता और बड़ी खुशहाल चीज़ है क्रिकेट के लिए, और इंग्लैंड क्रिकेट के लिए, वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए और सबके लिए। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज की हम बात करें तो जब इंग्लैंड हारी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ से, तो स्टोक्स की कप्तानी पर काफ़ी बातें होने लगी। आपने भी वो टेस्ट मैच देखा होगा, तो कैसा देखा आपने स्टोक्स की कप्तानी की, अगर बात करें ओवरऑल मैच में? देखिए, मेरा ख्याल है कि कैप्टनसी बहुत अच्छी की है उन्होंने। इसमें ना कोई लूज पोल नहीं था, मगर उनके पास एक जो टीम थी वो इतनी
जो बैटिंग उनकी थी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, थोड़े से नए लड़के उन्होंने टीम में शामिल किए थे। और स्पेशली जिस तरह की पिच की कंडीशन थी 5वें दिन टेस्ट मैच के चौथे या 5वें दिन, उसमें एक जो स्पिनर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और मेरा ख्याल है कि स्पिनर को लैग कर रहे थे, जो क्वालिटी स्पिनर था। अगर स्पिनर्स उनको टाइमली विकेट लेकर दे देते तो फिर मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड का काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। मगर एक मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक गलत चॉइस की वजह से वो टेस्ट मैच से बाहर हो गया और टेस्ट मैच जीत नहीं सके। ओवरऑल उन्होंने कैप्टनसी अच्छी की है, बैटिंग भी अच्छी की है, बॉलिंग भी अच्छी की है और बड़े अच्छे तरीके से टीम को लीड किया। बिल्कुल, आप समझते हैं कि ओवरऑल स्टोक्स की अगर कप्तानी की बात की जाए तो वो अच्छी है। कुछ ये भी बातें हो रही हैं कि उन्होंने टॉस जीतकर जो बैटिंग की वो भी फैसला गलत है। और दूसरी बात ये हो रही है, सबसे बड़ी जो अहम बात है कि स्टुअर्ट ब्रॉड जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको उन्होंने शामिल नहीं किया। तो पाकिस्तान से भी कुछ साबिक क्रिकेटर्स ने इस बात का शुबा जाहिर किया कि वो फैसला थोड़ा अजीब था स्टुअर्ट ब्रॉड को ना खिलाना। तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, एडरसन को उन्होंने चांस दिया और जोफ्रा आर्चर थे उनकी बॉलिंग लाइन में, वुड थे और खुद उसने चांस स्टोक्स ने। तो मेरा ख्याल है कि जो एक डेफिशिएंसी थी वो एक क्वालिटी स्पिनर्स की थी, जिसकी वजह से आ रहे हैं। क्योंकि टॉस जीत के अगर बैटिंग उन्होंने पहले की है तो ये भी फैसला ठीक है कि चौथी इनिंग में वो वेस्ट इंडीज को बैटिंग करवाना चाह रहे थे। और मेरा ख्याल है कि आगे एक चीज वही लैग करके स्पिनर की, कि अगर उनको ये आइडिया था कि स्पिनर परफॉर्म करके नहीं देंगे तो वो किसी सूरत भी वो पहले बैटिंग ना करते, सेकंड बैटिंग करते। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज उनके अगेंस्ट गई है कि जो क्वालिटी स्पिनर उनकी टीम में मौजूद नहीं था। ठीक है, आप समझते हैं कि स्पिनर्स की गैर मौजूदगी की वजह से इंग्लैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी बात यह कि जब ब्रॉड को नहीं खिलाया गया, उन्होंने बीच मैच के दौरान ही शिकवे का इजहार किया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि इस कल्चर को आप कैसा देखते हैं? अगर पाकिस्तान में ऐसा होता तो उस प्लेयर के साथ क्या सलूक किया जाता? हमने देखा कि जब उन्होंने शिकवे का इजहार किया तो जो बेन स्टोक हैं कप्तान, उन्होंने उनको बकअप भी किया ब्रॉड को। डेफिनेट देखें कि जब आप इनफॉर्म और जो ब्रॉड है उनकी कोई पोजीशन ऐसी लाइट पोजीशन टीम में नहीं है। क्योंकि पीछे आप जितनी भी फास्ट में जो टेस्ट सीरीज है इंग्लैंड की वो उठाकर देखें तो वो उनकी बड़ी खातिर खा कारकर्दगी है और इनकी इंग्लैंड की कामयाबी में काफी अहम किरदार है उनका। तो उनको एक सरप्राइजिंगली ड्रॉप करना और फिर उसके बाद जिस तरह की जो मायूस कुन कारकर्दगी थी जिसमें इंग्लैंड की टीम मैच हार गई, तो उसमें उनका बयान एक फितरी अमल था। तो और मेरा ख्याल है कि उसको एक पॉजिटिव गेस्चर के तौर पर देखना चाहिए और उसको बड़े अच्छे तरीके से अगर कैप्टन ने बैक किया तो मेरा ख्याल है कि अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने कि एक प्लेयर का यही एग्रेशन होना चाहिए कि अगर वो ग्राउंड में होता तो वो परफॉर्म करके अपनी परफॉर्मेंस से टीम को मैच जितवा सकता था। जी हाँ, अच्छा, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। जिस तरह मैंने ब्रॉड की आपसे बात की, आपने देखा 2019 में जब जुनैद खान को बाहर किया गया वर्ल्ड कप के स्क्वाड से, तो उन्होंने टेप लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था, जिसके बाद आज तक वो टीम में नहीं खेले और पता नहीं मुस्तकबिल में नज़र आया हमें कौमी टीम में या नज़र नहीं आया। तो आप समझते हैं कि हमारे प्लेयर्स को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच देना चाहिए? लंदन के खिलाड़ियों को जब मिल रही है, तो हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं वसीम खान, वो भी लंदन से ही पाकिस्तान आए। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में, और हमारे तो पाकिस्तान में जो कल्चर ही एक ऐसा है कि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त नहीं है। क्योंकि स्कूल से ही बच्चों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं और उनको सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो अगर हमारा कल्चर बचपन से स्कूल और कॉलेज लेवल से प्रवान चढ़ेगा तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई फ़ायदा भी होगा। तो वहाँ पे जो कल्चर है यूरोपियन कंट्रीज़ का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वो ऐसा है कि वहाँ पे हर एक को अपनी जो उसके दिल की बात होती है वो उसको जुबान पर लाने की इजाज़त होती है। एक जेन्युइन डेमोक्रेसी वहाँ पर चल रही है, तो उसमें हर आदमी को इजाज़त है कि वो अपने दिल की बात करे। और जहाँ तक आपने बात किया कि बाहर से कोई आदमी पाकिस्तान में आकर बैठ गया, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को फीड करता है कि आप ये बोलिएगा, ये कहिएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक अपने जो प्लेयर्स हैं उनको एजुकेट करते हैं। आपको मेरा ख्याल है कि जो प्रॉपरली अपने प्लेयर्स को एजुकेट करना चाहिए जो टीम में आता है, क्योंकि आपकी अकेडमीज काम कर रही हैं, आपके नीचे रीजनल लेवल पर काफ़ी अर्से से काम चल रहा है। तो अगर आप पीछे 10, 15, 20 साल में उनको एजुकेट नहीं कर सके तो आप फिर 1 या 2 दिन में उनका फिर इसी तरीके से मुंह बंद कर सकते हैं कि उनको बिल्कुल बैन कर दिया जाए कि आपने बिल्कुल किसी किस्म की बात नहीं कर रही किसी साथी से। बिल्कुल, हमने पहला टेस्ट देखा जो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ का, उसमें हमने देखा कि बॉलर्स ने, वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने, इंग्लैंड बॉलर्स ने काफ़ी कंट्रोल किया उसको, जो सलाइवा की कंडीशन आई थी कि वो नहीं लगाना। लेकिन अब आप कैसे देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ ने जो इंग्लैंड को मात दी है, तो इससे पाकिस्तानियों के दिल बड़े होने चाहिए? जी बिल्कुल, एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और क्योंकि एक दफ़ा अगर आप कोई भी टीम स्पेशली किसी भी गेम में एक दफ़ा डाउन चली जाए तो उसको दोबारा ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा एक पॉजिटिव एज है। और स्पेशली जो मैंने एक चीज़ नोट की है वहाँ पर कि जो
चौथे और पांचवें दिन जो टेस्ट मैच के उसमें जो विकेट की कंडीशन है वो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा फेवर करना शुरू कर देती है। ना सिर्फ विकेट टर्न लेती है बल्कि उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है जो ब्रेक बॉलर्स होते हैं, स्पिनर्स होते हैं उनको। तो ये पाकिस्तान के लिए काफी प्लस पॉइंट है क्योंकि उसमें रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप स्लाइवा नहीं लगा सकते तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपका बॉल बहुत ज्यादा रिवर्स हो सकता है। अगर आपको रिवर्स का आर्ट आता है तो आप फिर दूसरी टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर मजीद नॉर्थ में जो इंग्लैंड में अभी जो क्रिकेट चल रही है क्योंकि एक ही एरिया में होगी, तो अगर वहाँ पर मजीद बारिशें वगैरह नहीं होती, मौसम साफ रहता है, धूप चलती है और विकेटें बिल्कुल खुश और ड्राई हो जाती हैं, तो ये पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा क्योंकि इंग्लैंड के पास ज्यादातर स्टीमर्स हैं और अगर विकेट एक दफा ड्राइव होगी तो स्टीमर्स को इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। वहाँ पे फास्ट बॉलर जो रिवर्स कर सकता है उसको ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये अच्छा है कि अगर मौसम वहाँ पर धूप निकली रहे और मौसम साफ रहे तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। बिल्कुल, आप सीमर्स की बात कर रहे हैं, पेसर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंग्लैंड में ड्यूक की बॉल इस्तेमाल होगी तो उससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी बॉलर्स को कितना फ़ायदा या कितनी मदद मिल सकती है? क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले, इस डोमेस्टिक सीजन से पहले वही बॉल हम यहाँ यूज़ करते थे। जी, काफी मदद मिलेगी क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने देखा होगा कि मोहम्मद आसिफ ने टूर किया था इंग्लैंड का, तो उन्होंने बड़ा इस ड्यूक के बॉल के साथ ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा परेशान किया था वहां पर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस बॉल को यूज करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज पाकिस्तान को जो थोड़ा सा लैग कर रहा है, मेरा ख्याल है कि एक जो ऑलराउंडर है, जेन्युइन ऑलराउंडर की कमी है क्योंकि टेस्ट मैचेस में जब विकेट ड्राई हो जाती है या दूसरे या तीसरे दिन या पार्टनरशिप लग जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है, स्पेशली इंग्लैंड की कंडीशंस में, इंग्लैंड की जो कंडीशंस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि जब विकेट ड्राई होती है तो जो आपके जेन्युइन फास्ट बॉलर्स या सीमर्स होते हैं उनको वो क्योंकि तेज भागकर आते हैं और तेज बॉल फेंकते हैं, उनको एयर में गेंद करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए होता है कि जो अपनी पेस कम करके बॉल को एयर में आगे स्विंग कर सके। तो इसके लिए जिस तरह की अभी इनके पास बड़ा अच्छा एक ऑलराउंडर है, स्टोक्स है, वो जब इंग्लैंड के जो मेन फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको विकेट नहीं मिल रही होती तो वो आकर 3 या 4 विकेट निकाल देते हैं क्योंकि वो आके एयर में बॉल छोड़ते हैं। तो अगर पाकिस्तान के पास इस तरह का एक ऑलराउंडर होता है जो कि अपने बॉलर को सपोर्ट कर सकता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता था। तो मेरा ख्याल है कि एक ऑलराउंडर की कमी डेफिनेट पाकिस्तान को, बिल्कुल एक ऑलराउंडर की कमी जो कि बॉलर्स को सपोर्ट करे या बैटिंग को मिडिल में आके सपोर्ट करे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? शबाब बात कर रहा हूँ कराची से। जी शबाज, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा सवाल ये था फवाद आलम के बारे में कि फवाद आलम एक अरसे से कंटिन्यू स्कोर करता आ रहा है और उसको जो सजा दी गई है कि ना उसको टेस्ट में खिला रहे हैं ना वनडे में, क्या अगर वो टेस्ट का ही प्लेयर है तो इसी तरीके से मिसबाह-उल हक टेस्ट में जो है ना छोटा प्लेयर था, उसके अलावा वो वनडे भी खेला है, T20 भी खेला है, तो ऐसा क्या है कि फवाद आलम के साथ ज्यादती है कि अगर टीम में ले भी रहे तो उसको बिठाया हो, वनडे क्यों नहीं खेल सकता हो? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल पे सवाल जाना। रऊफ, फवाद आलम की डेब्यू सेंचुरी को आज 11 बरस बीत गया। आज के दिन ही उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वो डाली सेंचुरी स्कोर की थी और आप भी उस प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, तो क्या कहेंगे? उसमें 168 रन फवाद आलम ने स्कोर किए थे, उसके बाद 3 ही टेस्ट मैचेस वो खेले, तो ये हमारी सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी। और अलमिया ये है कि फिर हमने देखा कि चाचे, मामा और भतीजे खेल गए लेकिन फवाद आलम जैसे प्लेयर नहीं खेले। और अब क्यों याद आ रही है फवाद आलम की? देखिए, इनका ये अनप्रेडिक्टेबल है सिलेक्शन, पाकिस्तान की टोटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अनप्रेडिक्टेबल है। इसको बाज़ दफ़ा जब प्लेयर अपने इंतहाई प्राइम फॉर्म में होता है तो आप उसको 5-5, 6-6 साल मुसलसल उसको चांस नहीं देते। जब वो अपनी प्राइम टाइम गुजार चुका होता है तो आप उसको बुला लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी एक ही प्लेयर पर एलिगेशन लगाकर आप उसको बुक कर देते हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, ये वनडे का प्लेयर है, आप उसको नहीं खिला रहे होते। तो सडनली आप उसको, जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे शुरू में कह रहे थे कि आपको टेस्ट मैच खिलाएंगे, तो जब क्योंकि आप टेस्ट लंबी क्रिकेट के प्लेयर हो, तो जब मेरा डेब्यू करवाया तो वो उन्होंने मुझे शुरू करवाया हांगकांग के सुपर 6 से, हांगकांग सुपर 6 से शुरू करवाया, उसके बाद T20 खिलाया, फिर वनडे खिलाया और सबसे आखिर में टेस्ट मैच खिलवाया। तो इसका मतलब ये है कि इनको इनमेच्योरिटी और जो मेच्योर लोग ये सिलेक्शन कमेटी में नहीं आते पाकिस्तान की, और दूसरा जो इनकी एक जो थिंक टैंक है प्रॉपरली वो भी काम नहीं करता, जो इनकी एकेडमीज हैं वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती। लेकिन आपके करियर में हमने देखा कि काफ़ी कंट्रोवर्सीज चली थी कप्तानी के हवाले से और दीगर मामला थे, तो आप उन्हीं कंट्रोवर्सीज का शिकार तो नहीं हो गए थे?
देखिए, एक तो शुरू में खिलाई लेट है, दूसरा बाद में इनकी आपस में जो कंट्रोवर्सीज वगैरह थी कैप्टनसी की, और उसमें एक यूनुस खान का ग्रुप बन गया था, एक दूसरा यूसुफ का बन गया था, या शोएब मलिक था, मिसबा था, या बाकी टीम थी। तो मेरा ख्याल है कि आपस में इनके कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रहे थे उस टाइम पे, तो उसका नुकसान भी हुआ। अगर यूनुस खान रहता तो फायदा हो सकता था मेरा। सही। अच्छा, अभी भी यूनुस खान टीम के साथ है। आज फवाद आलम ने ये बात की कि जब मैंने डेब्यू में सेंचुरी स्कोर की थी तो यूनुस खान ने काफ़ी सपोर्ट किया था। तो अब आप देख रहे हैं कि यूनुस खान भी इंग्लैंड में मौजूद है, फवाद आलम भी इंग्लैंड में मौजूद है, मौका मिल सकता है। अलबत्ता अगर प्रैक्टिस मैच की बात करें तो उसको फवाद आलम से पहले इफ्तिखार अहमद को मौका दिया है मिसबाह उल हक ने। मेरा ख्याल है कि डेफिनेट चांस देना चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार को मुझे तो कोई ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि आप इफ्तिखार को किस बेस पे इस पर प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि जो लास्ट सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें भी इफ्तिखार को पूरा अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके बाद जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है उसमें भी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है। तो स्वाय एक या दो आध मैच के जो बाकी मैचेस हुए हैं उसमें कोई उनकी परफॉर्मेंस इतनी अप टू मार्क नहीं रही। तो अगर आप इफ्तिखार की जो एज है वो भी इतनी नहीं है कि वो उसको तो पाकिस्तान लंबा अर्सा लेकर चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर इसके साथ फवाद आलम को भी दे दी जाए तो उसका भी पता चल जाएगा। अगर शुरू के मैचेस में उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ये अगर वो परफॉर्म कर देते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी फायदा होगा, पाकिस्तान टीम के लिए भी फायदा होगा। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिस तरह साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने भी बात कही थी कि फवाद आलम को मौका देना चाहिए, और इंजमाम उल हक ने एक और बात कही रऊफ कि मिसबाह उल हक को एक जिम्मेदारी और छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह बैटिंग कोच की जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ी है, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में अगर टीम जीते या हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम जीत कर भी आती है तो मिसबाह उल हक कोचिंग पर ज़्यादा तवज्जो दें और जो सिलेक्शन के मामलात हैं उसको रद्द कर दें, ताकि उनका पूरा फोकस, तमाम तर ध्यान जो है वो कोचिंग की तरफ आ जाए। देखिए कि म्यूजिकल चेयर है इनकी, तो एक अटता दूसरा आ जाता, दूसरा अटता तीसरा आ जाता, तो ये आपस में ही बांट कर ये इसी तरह चेंज करेंगे। एक हेड कोच आ जाएगा, एक चीफ सेलेक्टर आ जाएगा, एक बॉलिंग कोच आएगा, एक बैटिंग कोच आ जाएगा, और पीछे 10-12 साल से देख रहे हैं कि यही खेल चल रहा है इनके दरमियान आपस में। तो अगर मेरा ख्याल है कि अगर मिसबाह छोड़ भी देता तब भी फर्क नहीं पड़ता, ना भी छोड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसा ही बंदा दोबारा आ जाएगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए होता है। तो क्योंकि इन्होंने काफी एक टीम अपने पास रखी हुई है जिसको ये रोटेट करते रहते हैं, क्योंकि इनका ना तो विजन है और ना वहाँ पर कोई मेरिट है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक और खेल की बात करेंगे जिसका नाम स्पॉट फिक्सिंग है। उस हवाले से भी बातचीत दोबारा शुरू हो गई है पाकिस्तान में अगर बात करें, और दौर इंग्लैंड पर भी बातचीत जारी रखेंगे। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे जो मिसबाह उल हक के हवाले से इंजमाम उल हक ने कहा है कि एक जिम्मेदारी उनको एक और छोड़ देनी चाहिए, वो आपकी बात कंटिन्यू करिएगा। देखिए, वो मैं बात कर रहा था कि आप म्यूजिकल चेयर है और वो बदल कर ये लोग वापस आते हैं, वहाँ पर मेरिट का नामो निशान नहीं है। एक आदमी 4 दफा फ्लॉप होता है, दोबारा उसी को कोच रखा जाता है। फेवरेटिज्म है, किसी को क्रिकेट कमेटी में लगा दिया जाता है, वहाँ से उठा के कोच लगा दिया जाता है, कोच से चीफ सेलेक्टर बना दिया जाता है, या जो मैच रेफरी होते हैं उनको क्रिकेट कमेटी में डाल दिया जाता है। तो इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के इनके वो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिसबाह को एक जिम्मेदारी दें या 10 जिम्मेदारी दें, क्योंकि जो भी आएगा वो इसी तरीके से काम करेगा। सही। अच्छा, हमने बॉलिंग की तो बात की, आप दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान की बैटिंग को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड के पास काफ़ी पेसर मौजूद है, 90+ बॉलिंग करते हैं। वुड की बात करें, आर्चर की बात करें, तो हमारी बैटिंग कहाँ स्टैंड करिए आपके मुताबिक? देखिए, क्योंकि 10 साल से मिसबाह उल हक पाकिस्तान टीम के साथ था और उन्होंने खुद भी बैट्समैन थे, उसके बाद यूनुस खान भी साथ रहे हैं पाकिस्तान टीम के लंबा अर्सा, उनको छोड़े हुए भी इतना अर्सा नहीं हुआ है। तो जो उन्होंने लड़के पीछे तैयार किए हैं, साथ इमाम उल हक है, शान मसूद है, अब उनका टाइम है वो भी परफॉर्म करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन लोगों को पालते हुए। और अगर आपने इनको इतना अर्सा इनको आपने पे किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने अच्छे से इनको तैयार किया, तो अब इनका ये फर्ज है कि ये पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें और स्कोर करके दे पाकिस्तान को। अदरवाइज फिर आबद अली है आपके पास, असद शफीक है, उसके बाद आप बाबर आजम पे आ जाएगी जिम्मेदारी, या अगर रिजवान या सरफराज अहमद खेलते हैं तो उन पे अगर नीचे बैटिंग लाइन पे अगर 4 नंबर के बाद अगर जिम्मेदारी पड़ी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान
इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अगर ऊपर वाले 3-4 बैट्समैन परफॉर्म करेंगे तो के बाद ही पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो सकती है। ठीक है, बल्लेबाजों की भी हमने बात की, लेकिन बूस्टर में इंटर स्क्वाड मैच जो हुआ उसमें हमारे 2 स्पिनर, शादाब खान की मैं बात कर रहा हूँ, यासिर शाह, जिन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और 2016 में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी इंग्लैंड के खिलाफ। तो दोनों ही प्लेयर हमारे इंटर स्क्वाड मैच में कोई विकेट नहीं ले पाए। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का लम्हा फिक्रिया है, या फिर आगे जाके इनकी परफॉर्मेंस, इनकी फॉर्म बहाल हो सकती है? देखिए, क्योंकि जो लेग स्पिनर या कोई भी स्पिनर होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है सेट होते हुए, क्योंकि पीछे 3-4 माह से कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा क्रिकेट का इवेंट नहीं हुआ, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई या कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइन एंड लेंथ पकड़ते और उनको अपनी जगह पर आते टाइम लगेगा। तो अगर ये 3 या 4 मैचेस खेलने के बाद यासिर शाह अपना रिदम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी उनके बारे में कोई भी पेशगोई करना टू अर्ली है, क्योंकि पास्ट में उनकी जो परफॉर्मेंस है इंग्लैंड के खिलाफ वो बहुत शानदार रही है। तो उम्मीद तो यही है कि वो अपना रिदम वापस हासिल कर लेंगे और पाकिस्तान को कामयाबी दिलाएंगे। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करते हैं कि यासिर शाह ने जिस तरह पहले परफॉर्मेंस दिए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी टीम है उसके ख़िलाफ़ यासिर शाह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते आए हैं। तो इस सीरीज़ में भी उनके फैंस उन्हें उसी तरह परफॉर्म करता देखना चाहते हैं। दौर इंग्लैंड के हवाले से हमने बात की, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से भी हमने बात की, लेकिन अब गुफ्तगू को कुछ दूसरे मरहले में लेके चलेंगे। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब आजकल सलीम मलिक और उमर अकमल की भी अगर बात करें तो आज उमर अकमल के हवाले से केस का फैसला कहा जा रहा है कि महफूज किया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ नुमाइंदा जी न्यूज़ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या अपडेट्स थी आज। जी बिल्कुल, जो क्रिकेटर उमर अकमल हैं उनकी आज अपील की जो है समाअत थी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो जो आज़ाद एडवोकेट जो डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर ने जो है अपील की समाअत की थी। डिस्पेंसरी पैनल चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड फजल मेहरान चौहान ने उमर अकमल को 3 बरस पाबंदी की सजा सुनाई थी, जिस पर उमर अकमल ने पीसीबी एंटी करप्शन कोविड को 344 की खिलाफ वर्जी की थी। क्रिकेटर उमर अकमल ने डिस्पेंसरी पैनल के फैसले को चैलेंज किया था और क्रिकेटर ने जो है समाअत के लिए नए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पहुंच गए आज, क्योंकि उमर अकमल की जो समाअत जब खत्म हुई तैयब जो है उनके तैयब रिजवी उनके जो वकील हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उमर अकमल की अपील पर दलाइल भी दिए और कहा कि फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। तो हम 3 साल पाबंदी के खिलाफ अपील की थी, उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, उनका कहना था। यहाँ तक कि जो उनकी अपील की समाअत थी वो फकीर मोहम्मद खोकर ने की थी और उमर अकमल के खिलाफ जो है वो 3 साल के लिए पाबंदी जो है वो आयद की गई थी, जिसकी समाअत आज थी। उनका जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने उमर अकमल के हवाले से हमें अपडेट्स किए। अब्दुल आपसे भी जानना चाहूँगा कि उमर अकमल के मामले को किस तरह देखते हैं। और हमने कुछ दिनों कबल देखा कि छोटे अकमल की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो ख़वातीन को, लड़कियों को डांस सिखा रहे थे। देखिए, तो उनका अपना प्रॉब्लम है, मगर एक चीज़ जो मैं काफ़ी अच्छे से नोट कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में वो ये है कि जब भी कोई प्लेयर इस तरीके से उसको रिपोर्ट होता है तो उसके बाद उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, मगर वो पाबंदी का वो जो ड्यूरेशन है वो इसमें 2 टाइप के प्लेयर्स आ जाते हैं। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फेवरेट प्लेयर्स हैं और एक अनफेवरेट प्लेयर्स हैं जो उनके फेवरेट नहीं है। जो नापसंदीदा प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया जाता है, उनको क्रिकेट से बिल्कुल साइड कर दिया जाता है, 5-5 साल उनको नजदीक नहीं आने दिया जाता। और जो उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको एक ऐसे ड्यूरेशन में उन पर पाबंदी लगाई जाती है जब पाकिस्तान की या इंटरनेशनल या डोमेस्टिक की मसरूफियात नहीं होती हैं और 6-7-8 माह वो पाबंदी उसी जो ऑफ सीजन है उसी के नजर हो जाती है। तो उस पाबंदी का इतलाक होना या ना होना एक बराबर हो जाता है। तो ये भी जो एक मेरे ख्याल के मुताबिक ये उसी जो सीक्वेंस की एक लड़ी है और ये भी उसी मुताबिक ही चलेगा, क्योंकि जब तक फेवरेटिज्म खत्म नहीं होगी उस वक्त तक आप जो भी कर लें वो उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। सही। उमर अकमल के ख़िलाफ़ लोग ये भी कह रहे हैं कि साबिक क्रिकेटर्स जो ये बात कह रहे हैं कि 1 साल की सज़ा हो सकती है। जो 3 साल की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सज़ा सुनाई है वो 2 साल ख़त्म होकर 1 साल रह सकती है, जिससे वो पाकिस्तान सुपर लीग का अगला एडिशन जो है वो भी खेल सकेंगे। दूसरी जानिब सलीम मलिक की अगर बात करें, उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ बात की है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड में कुछ काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो कि उनका
केस ख़राब कर रही हैं। 2014 में उन्होंने कहा कि नजम सेठी और सुभान अहमद ने उनसे जो दस्तखत कराए पेपर पे, वो उसी दस्तखत कराए हुए पेपर को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब्दुल क्या देख रहे हैं आप, सलीम मलिक क्या चाह रहे हैं? बोर्ड में नौकरी लेना चाह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि काली भेड़ें बैठी हैं, और दूसरी जानब ये लग रहा है कि सलीम मलिक खुद उन काली भेड़ों के पास जाना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो ये है कि सैयद भेड़ मुझे बता दे कौन सी है और काली भेड़ कौन सी है, क्योंकि इस वक्त इनको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जो जिस तरीके से क्रिकेट चलाई जा रही है पूरी वर्ल्ड में, उसमें बड़ा मुश्किल है कि आप किसके बारे में कोई बात करें। जानते हैं कि सलीम मलिक का आप नौकरी की बात है, तो सलीम मलिक जिस लेवल का प्लेयर था, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद उसको बुलाना चाहिए, क्योंकि जितने लोग आपने पास में बुला चुके हैं, देखिए उसी जो जस्टिस कयूम की फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट अगर आप पूरी पढ़े तो उसमें वसीम अकरम को भी 3 लाख रुपया जुर्माना हुआ, मुश्ताक को 3 लाख जुर्माना हुआ, वकार यूनुस को 2 लाख जुर्माना हुआ, इंजमाम को हुआ, और भी काफी लोगों के नाम थे। वो सब के सब किसी ना किसी तरीके से वो सर्कुलेट होते रहे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। तो वाई ओनली सलीम मलिक ही क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया गया इतना अरसा? और फिर अगर आप उस दूसरी तरफ बात करते हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की इजाजत दे देते हैं सलमान बट को और मोहम्मद आमिर को इंटरनेशनल की इजाजत दे देते हैं, तो फिर एक तरफ आपका मौक़िफ़ यह है कि हम किसी भी आदमी को उसका जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं, रोजी कमाने के या अपने बच्चों का रोजगार कमाने से उससे महरूम नहीं कर सकते। तो उस बेस पे आप मोहम्मद आमिर को और सलमान बट को और शर्जील खान को और बाकी लोगों को जो PSL पे 10-12 लोग दूसरे थे, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें फिर अकेला सलीम मलिक को कुर्बानी का बकरा बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, इसीलिए हमने बात की थी कि जब अगर आपने कोई चीज सेट करनी है, कोई रोल सेट, एग्जाम्पल सेट करनी है, तो सबके लिए एक होना चाहिए। जब आपने मोहम्मद आमिर को एंटर किया तो उसके बाद आपने दरवाजा खोल दिया। अब आपके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है या कोई ऐसा आपके पास इखलाकी जवाज नहीं है कि आप किसी भी आदमी को जो किसी भी लेवल पर किसी भी सतह लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि सलीम मलिक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माफ़ कर दे, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि ICC की तरफ है सलीम मलिक का मामला। जो उनका ट्रांसक्रिप्ट था उसके ये जवाबात देने में नाकाम रहे थे, जिसकी जानिब ये ICC अगर चाहेगा तो सलीम मलिक का मामला सॉल्व हो पाएगा अगर वो जवाबात दे देते हैं तो। देखिए, मामला कैसे, उसको ICC को क्या जवाब देगा? ICC इंडियन क्रिकेट बोर्ड से क्या जवाब दे रही है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्या जवाब दे रही है? जिस सारे का सारा जुए का अड्डा है। आपकी IPL क्या हो रहा है? पूरे का पूरा सिस्टम इस तरह चल रहा है, पूरे इंडिया में इस तरह हो रहा है। उसके बाद आपकी श्रीलंका की पूरी जो क्रिकेट है वो बैन कर दी गई थी, फिर उनको एक इम्यूनिटी दे गई 1 साल के लिए। तो जब बड़े बिग फिशेस का नाम आता तो आप फिर सबको इम्यूनिटी दे देते हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो मैं उसमें भी आप देखें कि जब वो आपका श्रीलंकन क्रिकेट में बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे उनका नाम आया सबका, तो उन्होंने उनको 1 साल के लिए उनको सबको माफ कर दिया गया। लेकिन हमने देखा कि अभी दोबारा वो केस उठा 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल का, लेकिन फिर 10-12 दिनों में उन्होंने तहकीकात मुकम्मल करके मामले को ख़त्म किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। 90 की दुहाई के जो स्कैंडल्स हैं वो दोबारा 2020 में सामने आते दिखाई देते हैं। देखिए, अब एक चीज अगर शुरू में देखे, जब ये सिस्टम शुरू हुआ तो इनको अगर ICC स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है बाकी बोर्ड के साथ मिलकर तो उसी वक्त उसको रोका जा सकता था। मगर उसके बाद उनको जब उन्होंने बड़ा ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, तो उसके बाद जब ये सारा धंधा एक शुरू हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके बाद अब इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। आप किस आप देखेंगे जो ये IPL की एक पूरी टीम पकड़ी गई थी, उस टीम का क्या हुआ बाद में कि उसके नाम को सिर्फ बैन कर दिया गया फ्रेंचाइज के नाम पे, और जितने भी बाकी लड़के थे किसी एक को भी नहीं जुर्माना किया गया या उसको साइड किया गया, उसको उन सबको अलाउड कर दिया गया बाकी टीमों से खेलने के लिए। तो इसका मतलब है कि क्या सिर्फ जो फ्रेंचाइज का खाली नाम था वो गैम्बलिंग कर रहा था या वो जुआ खेल रहा था? तो ये एक मेरा ख्याल है कि आप इसको ये रोक नहीं सकते। जब तक ये T20 क्रिकेट चलती रहेगी ये भी साथ साथ चलता रहेगा। बजाय इसको अगर खत्म करना तो फिर टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें और इसकी जिस तरह लोगों को टेस्ट क्रिकेट की तरफ लाएं और इसको मिनिमाइज करें। ठीक है रऊफ, आप भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी मेरे पास मैं देख रहा हूँ कि ट्वीट आया माहम का, वो ये पूछना चाह रही हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी क्रिकेट खेली है और भारत को दौरा करना है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अब कुछ परेशानी दिखाई दे रही है भारत की जानिब से। जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम दौरा तो कर लेंगे लेकिन 14 रोज़ करंतना नहीं करेंगे, और कितना इंपॉर्टेंट होगा ये दौरा भारत के लिए और कितना ही मुश्किल होगा। देखिए, आज मैंने सौरव गंगोली का भी बयान पढ़ा तो उसका भी यही था कि
वो क्वारंटाइन के खिलाफ और इंडियन वहाँ पर जाकर क्वारंटाइन नहीं करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए कि अगर वो वहाँ पे जाके क्वारंटाइन हो जाते हैं 14 दिन के लिए, कोई प्रैक्टिस वगैरह उनकी नहीं होती और उसके बाद एक इतना टफ दौरा शुरू हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का, तो उसको फिर उसको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई ना कोई वे आउट वो निकालेंगे, वो इंडिया में ही कोई उनको क्वारंटाइन कर लेंगे थोड़ा सा, जिसमें वो ताकि अपनी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकें और फिर वहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ पे वो स्ट्रेट अवे ग्राउंड में जाकर अपना वो प्रैक्टिस वगैरह शुरू करेंगे और मैचेस की तैयारी करेंगे। ठीक है, वो भी विराट कोहली का काफ़ी इम्तिहान होगा। लेकिन आजकल धोनी के हवाले से भी बाज़गश्त चल रही है, भारत में कहा जा रहा है कि वो क्रिकेट खेलना नहीं चाहते लेकिन विराट कोहली उनको खिलाना चाहते हैं जब तक ये वर्ल्ड कप T20 ख़त्म नहीं हो जाए, या वर्ल्ड कप T20 तक उनको टीम में रखना चाहते हैं। आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? आप समझते हैं कि धोनी को क्रिकेट मजीद खेलने चाहिए? देखिए, वो उनका अपना मेरा ख्याल है कि है अंदरूनी मामला है और उसमें ये है कि शायद मेरा ख्याल है कि धोनी की, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है इंडिया में और जितने भी जूनियर प्लेयर्स हैं उन पे उससे उनको बड़े अच्छे तरीके से उसने साथ चलाया और उनको उससे इंडियन टीम के साथ रखा और काफ़ी फतवाहत दिलवाई इंडिया को, तो वो भी उनको कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं। तो मैं भी शायद वो उनकी ये ख्वाहिश हो कि धोनी को आखिरी वर्ल्ड कप खिलाकर और उसको इज्जत के साथ किया जाए, तो यही इसके बारे में मैं कह सकता हूँ। ठीक है, हाँ। और हमने भी देखा कि जिस तरह धोनी ने इंडिया की खिदमत की, इंडियन क्रिकेट की उन्होंने पहचान करवाई और इतनी फतवाहत समेटी, तो बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट है। इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उनके काफ़ी सारे फैंस हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो असल क्रिकेट यानी डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर बातचीत करेंगे। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। हमने देखा जब डोमेस्टिक क्रिकेट में तब्दीली की गई, तब्दीली सरकार ने ये एहसान मानी CEO वसीम खान ने, तो उसके बहुत सारे नताइज सामने आए। कुछ क्रिकेटर्स बेरोज़गार हुए, कुछ कोचेज़ बेरोज़गार हुए। और हमने अभी पिछले शो में भी पिछले हफ्ते आपको बताया था कि इर्तिज़ा साहब की हम बात कर रहे थे स्टेट बैंक के, कि वो भी फूड डिलीवरी कर रहे थे और 10 साल से कोचिंग का तजुर्बा उनके साथ था। और आज भी एक स्टोरी आपके सामने रखेंगे कि साबिक कप्तान सलमान बट, वहाब रियाज और एजाज सीमा जैसे बड़े खिलाड़ियों की कोचिंग करने वाले इमरान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खटक साहब, उन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया, तो उनसे ही उनका अहवाल जानते हैं कि इमरान भट्ट साहब, क्या हाल अहवाल चल रहे हैं आजकल आपके? जी, हर हाल में जी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और मेरे ख्याल से एज ए मुस्लिम मुझे कभी डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। और एक कोचिंग का रुतबा अगर आपको मिला हो तो आपको कभी ना तो अपने स्टूडेंट को डिमोरलाइज करना चाहिए, ना ही खुद को डिमोरलाइज करना चाहिए। लेकिन अफसोस बड़ा होता है आपके सामने। आपने इतने अच्छे और लेजेंडरी खिलाड़ियों की कोचिंग की, उसके बाद आज आप टैक्सी चला रहे हैं ये डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने की वजह से, तो क्यों ऐसा हुआ? क्या इल्तिजा करना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यही इल्तिजा है कि ये इतने सारे थिंक टैंकर पाकिस्तान PCB में बैठे हुए हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि जो लोग लेवल 1 कोचिंग कोर्सेज करते हैं, लेवल 2 कोचिंग कोर्सेज करते हैं और मुख्तलिफ अकेडमीज के साथ मुंसलिक हैं और डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, इन लोगों का रोजगार, चूंकि इनको कोई और काम आता ही नहीं है, तो इन लोगों ने जितने भी लोग हैं, अब मेरी खुशकिस्मती है कि मीडिया तक मेरी आवाज़ पहुंच गई और मैं इनकी आवाज़ बना। लेकिन ये है कि इनको कोई इस तरह की पॉलिसी PCB को बनानी चाहिए कि दूसरे जो बहुत सारे ऐसे सफेदपोश लोग हैं जो सामने नहीं आते, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाते। जैसे कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी, मेरे घर की गाड़ी थी। सही, तो ठीक इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इमरान खटक साहब, अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। जब से ये मामला हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से डिपार्टमेंट पर वार किया गया, तो रऊफ ने पहले दिन से आवाज़ बुलंद की इसके ख़िलाफ़। तो आज भी रऊफ, आपकी खुशकिस्मती और हमारी भी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ मौजूद है। तो अब्दुल रऊफ, क्या हो रहा है? और एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि CEO वसीम खान कहते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएँ तो वसीम खान ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया है, या वसीम खान का पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है पास्ट में? मैंने तो उसका नाम ही अभी पहली दफा सुना। अगर ये डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं दिया तो वसीम खान या एहसान मानी ने पाकिस्तान क्रिकेट में कौन सा इमरान खान, फजल महमूद और अब्दुल हफीज कारदार, जावेद मियादाद या सईद अनवर जैसे लेजेंड पैदा किए हैं?
इंसान को वो बात करनी चाहिए जो कम से कम उसकी जात पर, जिस पर वो पूरा उतर सके। तो ये जो जिस तरह अभी आपने ये इमरान साहब को लिया, काल पे इस तरह के हजारों लोग हैं जो बेरोजगार इन्होंने कर दिए। देखिए बात ये कि ये बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। आप किसी को उसके बुनियादी जो इंसानी हुकूक है उनसे महरूम करें, और इस चीज का मुझे शुरू दिन से खतरा था कि, क्योंकि मैं इसीलिए मैं पहले दिन से ये आवाज बुलंद कर रहा था कि आप बगैर कोई पॉलिसी बनाए, बगैर कोई सोचे समझे जब इतना बड़ा सिस्टम बंद कर देंगे, क्योंकि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं वो 2 करोड़ या 1.5 करोड़ की आबादी के लिए बना रहे हैं 6 टीमें। जो हमारी आबादी है, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज है, वो टोटली डिफरेंट है। हमारी 24 करोड़ आबादी है, और 24 करोड़ आबादी की सिर्फ एक ही वाहिद खेल है जो कि पसंदीदा खेल है, और जो हर गली, हर मोहल्ले, हर ग्राउंड में खेला जाता है। ठीक है, हमने देखा कि मिसबाह की अगर बात करें, ना कोचिंग कोर्स है ना कुछ लेवल किए हुए हैं, तो उनको तो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी हुई हैं, लेकिन जहां को पे कोचेस लेवल कर रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2, वो बेचारे बेरोजगार भी हो रहे हैं और दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए, कोई जब आप बीएनलेस पॉलिसी बनाएंगे, जब आप जॉब कंप्रोमाइज तरीके से देंगे, तो फिर यही तरीका होगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन इस काबिल है, कौन इस अहल है, कौन इस अहल नहीं है। आप फिर बड़े नामों पे चले जाएंगे, और फिर वही वो एक व्हील चेयर का जो म्यूजिकल चेयर है उसका खेल शुरू हो जाएगा कि बार बार वही लोग रोटेट होते जाएंगे और वही वापस आते जाएंगे, उसी म्यूजिकल चेयर पर घूमते जाएंगे। रऊफ, जिसने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कराई थी, मैं हारून रशीद की बात कर रहा हूँ, तो अब वो खुद डिपार्टमेंट में जॉब करना चाह रहे हैं, रीजन में जॉब करना चाह रहे हैं। सिंध के कोच बनाना का इम्कान है हारून रशीद साहब को? देखिए, एक तो मैं सुन रहा था गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए 55 साल की उम्र की पॉलिसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ला रहे हैं, और दूसरी जानब अगर यहाँ से सारी जिंदगी डिपार्टमेंट से, सरकारी इदारों से जॉब करके, क्रिकेट बोर्ड से 75, 80, 70 साल की एज में आप रिटायर होकर दोबारा आप फिर किसी प्रोविंशियल टीम या किसी डिपार्टमेंटल टीम की जाकर जॉब करते हैं, तो मेरी समझ से तो टोटल आज चीज ही बाहर है कि ये सिस्टम हम लोग चला कैसे रहे हैं, और हम इस सिस्टम को लेकर किधर जा रहे हैं। सही, हम इस सिस्टम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इमरान खटक साहब, लास्ट मिनट है हमारे पास। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं, और जब वो आए थे इक़्तिदार में तो हमें यही उम्मीद थी कि हमारा स्पोर्ट्स का निज़ाम काफ़ी बेहतर होगा। तो आप वज़ीर आज़म साहब इमरान खान से क्या कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, हर बंदा ही वज़ीर आज़म, हर प्लेयर, हर क्रिकेटर, हर कोच वज़ीर आज़म साहब से ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि जनाब आप खुद क्रिकेटर हैं, खान साहब आपके साथ खेले हुए हैं, आप भी इस तरह से क्लब क्रिकेट खेले हुए हैं लाहौर जिमखाना वगैरह की तरफ से, तो आपकी बड़ी मेहरबानी डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल कर दें। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपना खून पसीना एक किया हुआ है, इनको कोई और काम नहीं आता। इन लोगों ने पीएचडी नहीं की हुई, इन लोगों की अगर पीएचडी आप मानेंगे तो वो सिर्फ क्रिकेट में मानेंगे। कभी भी अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर दोबारा नहीं आएंगे। अगर आपने स्कूल क्रिकेट बहाल नहीं की, कॉलेज क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल नहीं की, कभी भी अब्दुल रज़ाक जैसे और इस तरह लेजेंड प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे। जितने भी लेजेंड प्लेयर हैं ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने नहीं पैदा किए हुए। ये रऊफ भाई आपके साथ बैठे हुए, इन्होंने एनसीए में ट्रेनिंग नहीं की हुई, वहां से नहीं सीखा हुआ। तो आपकी मेहरबानी है इमरान खान साहब, आप लोगों पर जरा ठीक है। इमरान खटक साहब, आपको आगे भी मदु करेंगे, शो में हमारे पास वक्त कम था, और यकीनन आज भी अपने नाजरीन का ख्वाहिश थी कि हम तमाम ही टॉपिक्स को इस शो में शामिल करें, और हमने वही किया। अब्दुल रऊफ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इमरान खटक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और यकीनन हमारा आज का प्रोग्राम आप तमाम लोगों को पसंद आएगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।